गुड मॉर्निंग बच्चों। सो थर्मो केमिस्ट्री शायद हम लोग पढ़ रहे थे। जब तुम लोग को 20th के टेस्ट का सिलेबस मिल गया है ना मुझे? हाँ सर मिल गया। हाँ बढ़िया। ब्रज मैं तुम्हें कल फोन कर रहा था, तुम लोगों ने फोन उठाया नहीं मेरा। सर मेरे को ऐसे सर वो अंदर मैं खेलने गया रहेगा सर नीचे इसलिए। अच्छा हाँ ठीक सर, मैं भी खेलने गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, खेलो है ना। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। सो समर्थ है, सुजल, शिखर, सब बच्चे दिख रहे हैं मुझे। ऑस्टिन भी है, देवांश भी है। देवांश आज कौन सा टेस्ट है बेटा स्कूल में तुम्हारा? सर आज ऑप्शनल का बायो और कंप्यूटर। अच्छा बायो और कंप्यूटर। तुम्हारे पास कौन सा है, कंप्यूटर है? दोनों नहीं है मेरा। चलो बहुत अच्छा है ना। बट वो क्या 1 आवर का टेस्ट? 1 आवर का ही बाकी सबका है। हाँ 9:15 को है। 1 आवर का ही टेस्ट होता है ऐसा? हाँ सर 40 मार्क्स। ठीक है तो 1 आवर का टेस्ट तो आसान से किया जा सकता है। यार देखो अथर्वा बोल रहा है कि उसका कंप्यूटर है ना। वेरी गुड। सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी डाउट्स है लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे फिर हम लोग, है ना। पहले पढ़ाई कर लेते हैं है ना। सो थर्मोकेमिस्ट्री में टिल नाउ हम लोगों ने हीट ऑफ रिएक्शंस डिफाइन किया है, जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर था। हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे जो नाम था वो डेल्टा एच था, एंड हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो नाम था वो डेल्टा यू था। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन भी आ गया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। और फिर हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड स्टेट भी डिफाइन करा था। उससे पहले कुछ हेस लॉ ऑफ हीट समेशन वो सब भी किया है कि नहीं किया हम लोगों ने। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन टोटल एंथैल्पी एडिशन विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। सुजल ये सब किया है कि नहीं? नहीं सर किया है। किरचॉफ इक्वेशन वो सब किया है। स्टैंडर्ड स्टेट तक किया है। किरचॉफ इक्वेशन किया था सर। स्टैंडर्ड किरचॉफ इक्वेशन तक कर लिया था। इक्वेशन क्या था सर? सुजल को नहीं पता होता उसका, है ना। सो और स्टैंडर्ड स्टेट के डेफिनेशन तक पढ़ लिया था, और फिर वो भी लिखा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रेस्पेक्टिवली इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, है ना। पढ़ा है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। सो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस डिफाइन करेंगे, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। टाइम मिलेगा तो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सब भी डिस्कस करेंगे। और मोर ऑफ लेस हम लोग को एक और लेक्चर लगेगा फिर थर्मोकेमिस्ट्री भी खत्म करने के लिए, है ना, जो 20th के टेस्ट में है। सो 20th के टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा थर्मोकेमिस्ट्री हो जाएगा, ये भी सिलेबस में है ना। उधर केमिकल इक्विलिब्रियम में है, और जो दोनों ही न्यूमेरिकल टाइप के चैप्टर हो जा रहे थे तो केमिकल बॉन्डिंग भी रख दिया है, जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप कम होगा, है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस देखेगा केमिस्ट्री पेपर, है ना। हाँ ठीक है। हाँ। सो किसी बच्चे को डाउट है? सौरभ सिंह शेखावत, बेटा कुछ डाउट है तुझे? नहीं, अच्छा उसने शायद गलती से। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। सो here let's say different types of heat of reaction, you can say. Different type of heat of reactions, and first one, you know, heat of formation. हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो सिंबल है मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच एफ। सो हीट ऑफ रिएक्शन के लिए यू कैन ऑलवेज राइट इट इज लेट्स से एंथैल्पी चेंज। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन you know 1 mole of substance, one mole of substance is formed
from its constituent element. It is enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its constituent element. For example, for formation of water at 298 Kelvin. The water में कौन कौन से एलिमेंट हैं? वाटर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन. सो एक रिएक्शन में ऐसा लिख सकता था यहाँ H2 गैस when combined with let's say O2 gas can give let's say H2O liquid, और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वो let's say डेल्टा H1 है. Another reaction may be let's say 2 hydrogen gas when can combine with oxygen gas. यहाँ भी ये बना सकता था H2O liquid. Another reaction may be let's say it is H2 gas when combined with 1Y3O3 gas can also convert into H2O liquid. Fourth reaction may be H plus aqueous can combine with OH minus aqueous can also give H2O liquid. Fifth reaction may be 2H2 gas can combine with O2 gas and it can convert into 2H2O liquid. यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है इट इज डेल्टा H2, यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3 है, यहाँ डेल्टा H4 है और यहाँ डेल्टा H5 है. So out of different enthalpy change for different reactions, can you suggest me इसमें कौन सा heat of formation of water है? सर फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. चलो फर्स्ट वाले के लिए लिख लेते हैं भाई. फर्स्ट वाला is heat of formation of water. सेकंड वाला नहीं है सर. नहीं है क्यों? सर. यहाँ भी तो अपने corresponding element से ही बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. सर उससे तो भी फॉर्म होगा सर अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो. अच्छा चलो मैं पहले ऐसा समझाता हूँ. ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है और टेक्निकली ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही है क्योंकि तीनों रिएक्शन में अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बन रहा है ये, है ना. एज पर फोर्थ रिएक्शन इज कंसर्न, इट इज नॉट कंफर्मली इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर सिंस यहाँ अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है वो कंफर्मली, है ना. H प्लस एंड OH माइनस कोई एलिमेंट नहीं है. As per delta H5 is concerned, can we say it is nothing but twice of heat of formation of H2O? Yes. वो sir. heat of formation का twice है बेटा, है ना. Yes or no? Yes sir. हाँ सर. अच्छा, क्योंकि इसमें 2 मोल्स बन रहे थे, हम लोग को 1 मोल के लिए है. So can we say किसी भी सब्सटेंस के लिए we can define many heat of formations. इसमें से स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. सर फर्स्ट वाला. और second. स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट वाला ही है और यू कैन से फिफ्थ वाला सेकंड वाला. टाइम है या 2 टाइम्स है लेट्स से. तो बाकी सेकंड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, थर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यही है सिर्फ फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन लेट्स से. फिफ्थ वन डबल है ऑब्वियसली. तो जिन बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है बेटा मैं बता दूं ये फर्स्ट ही स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ा है आज, है ना. हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखा है. इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. और यहां से हम लोग ने ये समझ लिया स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ती थी. जो किसी एक सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू शुड बी यूनिक लेट्स से, है ना. सर यस सर जब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन लाइक जब ये चेंज आता है तो उसमें टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट होता है ना. टेम्परेचर कांस्टेंट
ये बेटा हम लोग ने ये जो भी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वो एट ए गिवन टेम्परेचर है ना, सपोज दिस इज एन आइसोथर्मल रिएक्शन, कैन वी से? हाँ बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल रिएक्शन है ना। तो ये पूरी रिएक्शन को हम लोग ने 298 केल्विन पे एज्यूम किया लेट्स से, है ना। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो टेस्ट में आने वाला है? हाँ आज भी जो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक के एक लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो भी आएगा, उधर तक ही आएगा ना? हाँ हाँ ओके जहाँ तक लोग पढ़ के हो जाएगा वो सिलेबस है ना। सर हम लोग मोस्टली जो ये भी करते हैं तो सर वो सब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्यों करते हैं? नहीं वो तो किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं मतलब। तो ये समझ कि क्लास 11-12 जो आसान है रिलेटिवली साइंस में, उसमें हम लोग सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कर रहे हैं सब कुछ। ओके ये जो बोर्ड पे है लिखा तुम लोगों ने? नो सर। जल्दी से लिखो। So further you can say for any stable compound, ये जो डेल्टा HF का वैल्यू है इट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मींस उसका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए? एक्सोथर्मिक शुड बी नेगेटिव, सम एनर्जी सम हीट शुड रिलीज देयर ना, उसके बाद तो स्टेबल बनेगा वो। So for any stable compound, delta HF should be negative and for any explosive or unstable compound, delta HF will be positive. नेगेटिव क्यों रहेगा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? बेटा जितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा उतना सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अब तो वर्क पावर एनर्जी भी स्टार्ट हो गया होगा। अच्छा नेक्स्ट में फर्दर देखो, जैसे हम लोग ये चैप्टर के एंड तक जाते जाते भी समझ लेंगे यार मोर और लेस क्यों एक्सोथर्मिक होना चाहिए मैथमेटिकली, बट जितना कम एनर्जी है उतना ज्यादा स्टेबल है सिस्टम, है ना। नेक्स्ट में फॉर यू कैन से एनी एलिमेंट, है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए। सो फॉर एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, in their standard state, delta HF naught is 0। किसी भी एलिमेंट के लिए अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू है वो 0 होगा। मैं समझा देता हूँ, बड़ा आसान सा ही है टेक्निकली। जैसा H प्लस H वो H2 होता है वैसा? नहीं बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल यू कैन से डेल्टा HF नोट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और you can say it is nothing but delta HF naught of let's say oxygen gas. You can simply say delta HF naught of carbon, graphite, ये सब के सब 0 होने वाले हैं। ये सारे एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, तो इन सब का हीट ऑफ फॉर्मेशन हैज टू बी 0। जैसा इनका फॉर्मेशन हम लोग डिफाइन ही कैसे करते हैं, हाइड्रोजन से ही बना है, ऑक्सीजन से ही बना है, और जहां रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो टेक्निकली कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। जैसा अगर फर्स्ट रिएक्शन देखो तो H2 गैस इज कन्वर्टिंग टू H2 गैस, प्रैक्टिकली ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। यस सर।
तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ तो डू यू थिंक एंथैल्पी चेंज शुड बी इक्वल टू 0? हाँ सर। तो मतलब डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर विल नॉट बी इक्वल टू 0 ना, लेकिन सिर्फ इसका H2 O2 N2 F2 ऐसे जैसे खुद से फॉर्म होता है उसका ही होगा। एक मिनट है, एक मिनट। हाँ बेटा लिखे हुआ है ऐसा। हाँ कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। हाँ सर, मतलब डेल्टा HF नॉट और H2O 0 नहीं होगा ना, सिर्फ H2O जीरो नहीं O2 होगा बेटा। N2 का। यस, H2O कोई एलिमेंट थोड़ी है, H2O तो कंपाउंड हाँ है। हाँ ओके। सिमिलरली सपोज अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना होता, सर डेल्टा एलोट्रोप्स के लिए भी ट्रू है ये। बेटा मैं बता रहा हूँ, जैसे डेल्टा HF ऑफ सपोज मुझे हाइड्रोजन गैस लिखना होता। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट है कि नहीं है? H गैस 298 पे नहीं सर, स्टैंडर्ड स्टेट में तो नहीं है। वो है। अच्छा, अब कैन वी से इट शुड बी इक्वल टू प्लस ऑफ हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। जैसा अगर मुझे इसका फॉर्मेशन डिफाइन करना होता तो इसका फॉर्मेशन में ऐसे डिफाइन करूंगा ना, हाफ H2 गैस इज कन्वर्टिंग टू H गैस। हाँ सर। यहाँ तो हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ेगा टेक्निकली, है ना। हाँ सर। सिमिलरली अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना होता, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से कार्बन डायमंड, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। वी नो ग्रेफाइट इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, और जब ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा तो हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। है ना। तो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ही 0 है बेटा, बस, है ना। या सपोज अगर मुझे ऐसा लिखना होता, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये 0 होगा, नॉन 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? क्या होगा ये वैल्यू? नेगेटिव होगा। वेरी गुड, ये नेगेटिव। वैल्यू नेगेटिव होगा। H2O तो स्टेबल कंपाउंड है यार, है ना। स्टेबल कंपाउंड्स के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन शुड बी नेगेटिव। अच्छा चलो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? नो सर। पीई बॉन्ड एनर्जी है ना? बी बॉन्ड एनर्जी है ना। H2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हाफ मोल के लिए जो सप्लाई करना पड़ेगा, टेक्निकली वो आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, फर्दर इन एक्वस स्टेट, है ना, इन एक्वस स्टेट डेल्टा HF नोट ऑफ H plus aqueous is also taken as 0 for reference. For reference means जैसा वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए कुछ हाँ, रेफरेंस कोई एक लेना रेफरेंस है। स्टेट लेना पड़ता है वैसे। यस, तो H plus aqueous के लिए हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया है टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अदर आयंस विद रिस्पेक्ट टू H plus, है ना। तो पूरे केमिस्ट्री में आइदर 11th क्लास का केमिस्ट्री, 12th क्लास का केमिस्ट्री, H plus aqueous के लिए हम लोगों ने 0 एज्यूम कर लिया है एज ए स्टैंडर्ड, एज ए रेफरेंस। तो हर एक एलिमेंट के लिए 0 है और H plus aqueous के लिए भी 0 है। सर एलिमेंट में खाली वो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए ना? एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, यस, है ना। सिर्फ H+ के लिए और कोई आयन के लिए नहीं?
हमने H प्लस एक्वस के लिए यू कैन अज्यूम आर्बिट्रली 0 ले लिया है एज ए रेफरेंस, है ना? हाँ ओके सर। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, H प्लस का ही क्यों लिया है? हाँ सर। लेट्स से अकॉर्डिंग टू IUPAC या हर चैप्टर हर एक्वेस हाँ सॉल्यूशन का हाँ हाँ होगा ना। H प्लस का हम लोगों ने 0 ले लिया है बाकी आयंस का कैलकुलेट करने के लिए। ओके सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन समझा क्या है? हाँ सर। आई होप लिख के भी हो गया तुम लोगों का। ओके, सेकंड, apart from let's say heat of formation, it may be heat of combustion, heat सर of हाँ बोलो। लास्ट जो आपने लिखा था वो दिखा सकते हैं एक लाइन? In aqueous state the heat of formation या standard heat of formation of H plus aqueous is 0, है ना? ठीक है सर। सो हीट ऑफ कंबसन, इसके सिंबल को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H कॉम्ब कंबसन, या मैं डेल्टा HC लिख सकता हूँ सिंपली, है ना? एज पर डेफिनेशन इज कंसर्न, इट इज it is enthalpy change during, it is enthalpy change during combustion of 1 mole of substance with excess of oxygen. It is enthalpy change during combustion of 1 mole of substance with excess of oxygen. सर हाँ बोलो। सर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर ना सर? Enthalpy change means heat transfer at constant pressure, है ना? Heat transfer at constant volume क्या हो जाता है? Internal energy change हो जाता है ना? हाँ बराबर, अंदर ना है। It is enthalpy change during combustion of 1 mole of substance with excess of oxygen at 298 Kelvin, let's say, है ना? For example, let's say first reaction is, it is suppose carbon graphite plus O2 gas and it can convert into CO2 gas. यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है। सेम if it is carbon and let's say it is diamond plus it is O2 gas, it can convert into CO2 gas, और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 है। Another reaction may be, let's say carbon graphite plus it is half O2 gas can convert into carbon monoxide gas, ये डेल्टा H3 है। and one more reaction here, let's say carbon diamond plus half O2 gas, it can convert into carbon monoxide gas, ये डेल्टा H4 है ना? So as per first reaction is concerned, delta H1 will be nothing but you can say standard heat of combustion of carbon graphite, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो CO2 का नहीं है कि नहीं, जिसका कंबशन कितना परसेंट? हाँ, जिसका कंबसन है उसके कंबसन के फॉर्म में लिखेगा, और जिसका फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन के लिए लिखेगा। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा ओके, हाँ सर डेल्टा समझा। HF नोट ऑफ CO2। तो इस रिएक्शन में ग्रेफाइट का कंबसन भी है और इसी रिएक्शन में
बेटा इसी रिएक्शन में ग्रेफाइट का कंबसन भी है और CO2 का फॉर्मेशन भी है ना? यस सर, मैं समझा सर। मतलब सर हीट ऑफ कंबशन रिएक्टेंट के लिए होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए। नहीं बेटा, दोनों की डेफिनेशन देखना, तू सही बोल रहा है, दोनों की डेफिनेशन आसान सा है ना भाई, जिसमें 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा और जिसमें भाई 1 मोल ऑफ फ्यूल का कंबसन होगा, है ना? हाँ सर समझ। सर समझा। अच्छा, डेल्टा H2 should be equal to, can we say it is delta H0 combustion of carbon diamond, but confirmly it is not equal to standard heat of formation of CO2 gas? भाई इस बार हाँ, सर। कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, डायमंड में है ना? नहीं सेम। सर, तो भी हम लोग ने डेल्टा H0 और डेल्टा F0 क्यों लिया सर? अबे एक फॉर्मेशन है बेटा, एक कंबसन है। नहीं सर, डेल्टा HC0 तो उसके लिए ही लेते ना सर, जो स्टैंडर्ड होता है। हाँ, बट डायमंड के लिए और सब डिफाइन फिर कर कैसे पाएगा बेटा? कंबसन एटलीस्ट वो तो मुझे उसके अलावा बाकी सब स्टैंडर्ड स्टेट में है ना, कम से कम ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ओके सर। अदरवाइज वो उसी का कंबसन तो डिफाइन करना है बेटा। सर एक और फिर से बोलिए ना, डेल्टा H2। डेल्टा H2 में डायमंड का कंबसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो डायमंड का कंबसन तो लिख ही सकते हैं हम लोग, हाँ। बट ऑब्वियसली वो CO2 का फॉर्मेशन तो है, बट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है ना? अच्छा, यस सर। जैसा डेल्टा H3, confirmly you can say it is standard heat of formation of CO gas, है कि नहीं है? CO गैस का 1 मोल, हाँ सर। but confirmly it is not equal to standard heat of combustion of carbon graphite. क्यों भाई ग्रेफाइट का कंबसन क्यों नहीं है वो थर्ड वाला? सर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना है। ऑक्सीजन मेरे एक्सेस पास में। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलना चाहिए वो, है ना? यस। हाँ सर। और डेल्टा H4 के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर डेल्टा F0 तो होगा ही सर, CO। डेल्टा H4 क्या होगा वो? दोनों में से कोई भी सर स्टैंडर्ड दोनों में से कोई भी फल नहीं कोई होगा। नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा बेटा वो, है ना? चलो पहले ये 3 तक लिखो, मेरे पास नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं लिखूंगा अब इसको भी, डेल्टा H4 को। ये डेफिनेशन लिख के हो गया बेटा, ऊपर वाला पार्ट कंबसन वाला। यस सर। ओके, यस सर। so similarly let's say delta H4 should not be equal to standard heat of combustion of carbon diamond, and it is not equal to standard heat of formation of CO gas. ना तो वो CO गैस का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है और ना ही वो कार्बन डायमंड का कंबसन है। ओके Are you सर। getting the point? यस सर। सर ये सब कुछ 298 केल्विन मतलब कांस्टेंट Yes. टेम्परेचर भी हो रहा है ना? यस, ये सब कुछ एट 298 केल्विन पे ही हो रहा है। आई होप कंबसन और फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, समझा थोड़ा सा तुम लोगों ने? यस सर। हाँ सर। सोहम तुम इन आउट खेल रहे हो क्या? सोहम जगदाले? नहीं सर, वो दूसरे डिवाइस का बैटरी कम था तो इससे कनेक्ट किया। अच्छा, मुझे लगा कि मतलब ऐसा अच्छा लगता है ना कई बार इन आउट करना। नहीं सर वैसे नहीं। अच्छा ठीक है। सोहम तुम क्लास में रुक के मुझसे बात करना है ना बाद में, ठीक है? ओके सर। हाँ। थोड़ा ये हो गया कंबसन वाला सब? हाँ सर।
अच्छा, ऐसा ही कैन वी से similarly standard heat of combustion of H2 gas is nothing but standard heat of formation of H2O liquid. हाँ सर, यस। भाई जो हाइड्रोजन गैस का कंबसन होगा उसी को मैं फॉर्मेशन ऑफ H2O भी डिफाइन कर सकता हूं। Now, generally combustion reactions are found to be endothermic or exothermic. एंडोथर्मिक सर क्या क्या अरे से एक्सोथर्मिक सर। बेटा किसी भी फ्यूल को जलाने से हम लोगों को ओवरऑल हीट मिलता ही है ना। यस सर। So, अच्छा, in मतलब वो भी general, गिव आउट तो करेगा वैसा सर? हाँ बेटा हम लोग को बस इग्निशन टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है, ऑल्दो ओवरऑल हीट तो रिलीज ही होता है उसमें भी। सो यू नो generally combustion reactions are found to be exothermic, but combustion generally, combustion reactions are found to be exothermic, but combustion of, it is Cl2, it is xenon and N2 are found to be endothermic. So generally combustion reactions are found to be exothermic, but combustion of Cl2, xenon and N2 are found to be endothermic. याद रख लोगे ऐसा? अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज यार ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता था? कितना ये देता है एनर्जी गिव आउट करता है कोई। कितना हीट रिलीज होगा फ्यूल को जलाने से, आइदर यू कैन से पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सो यू कैन से सपोज इफ इट इज पर यूनिट ग्राम, can we say it should be equal to magnitude of heat of combustion divided by molar mass, as heat of combustion is defined for 1 mole. So per unit gram can we say it is nothing but calorific value. पर यूनिट ग्राम को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कौन से सब्सटेंस का मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है? सर ये किस वन है? हाइड्रोजन, वेरी गुड, है ना। सो हाइड्रोजन एज ए सब्सटेंस हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। और कौन से हाइड्रोकार्बन का मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है? मीथेन। चलो थोड़ा बहुत तुम लोगों को 10th की चीजें आती हैं, है ना। सर वो 3 कौन सर से ये 10th में ऐसी चीज थी नहीं। 10th में होता है यार ये सब, कार्बन्स कंपाउंड में वो सब नहीं लिखा होता, मीथेन है। 8th और 10th में ये सब था। सर वो एसएससी में नहीं होता, बाकी में सर वो क्लोरीन, जीनोन और 300 कौन सा? क्लोरीन, जीनोन एंड N2, बेटा नाइट्रोजन। सर इसका हाईएस्ट वैल्यू H का रहता है और नॉर्मली H2 का तो मतलब H2 का तो सारे सब्सटेंस में ही मैक्सिमम होता है ना। और अमंग हाइड्रोकार्बन मीथेन हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। सर उसका वैल्यू 40 है। किसका कैलोरीफिक वैल्यू का? हाँ मीथेन का। ये इतना मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है उसका ज्यादा होता है ना। तो बड़ा ये दोनों डेफिनेशन समझ लिया तुम लोगों ने, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबसन? यस सर। गुड। नेक्स्ट इज यू कैन से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यस, एक भी क्वेश्चन होगा सर, वो फॉर्मूला कॉपी कर। अच्छा देखो यहाँ
लिख लिया है? सर एक मिनट सर हो गया Okay. So heat of, neutralization. Heat of neutralization is, it is enthalpy change during neutralization of सर इसका सिंबल क्या है? बेटा कुछ भी लिख सकता है या सीधा सीधा पूरा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ही लिख लो, है ना। one equivalence of acid and base. ये तो कंफर्म है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर वन इक्विवेलेंस ऑफ एसिड है तो कंफर्मली वन इक्विवेलेंस ऑफ बेस भी होगा। हाँ सर। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल suppose if it is H2SO4 when treated with, let's say, 2NaOH, its product can be, let's say, Na2SO4 and another product is 2H2O, and during this, suppose X kilocalorie per mole heat is released, then delta H neutralization, then delta H neutralization का वैल्यू कितना होने वाला है बेटा? H2SO4 के 1 मोल में we have how many equivalents? 2 और NaOH के भी 2 मोल्स में we have 2 equivalents. So 2 equivalents से अगर X किलो कैलोरी हीट रिलीज हुआ है तो 1 equivalent से कितना हीट रिलीज होगा? XY2. So can we say it is nothing but, let's say, minus XY2 kilocalorie heat release है, so it is always taken with negative sign. सर हाँ बोलो। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं माइनस XY2 कैसे है? सर ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज है तो एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यस सर। फिर दूसरा, ये 2 इक्विवेलेंस के लिए हो रहा है तो पर इक्विवेलेंस XY2 आएगा। अच्छा। नेक्स्ट लाइन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for any strong acid and strong base is always equal to minus 13.7 kilocalorie or it is minus 57.3 kilojoule. Heat of neutralization for any strong acid and strong base is always equal to minus 13.7 kilocalorie or minus 57.3 kilojoule. ये वैल्यू आया कैसे है ये हम लोग समझ लेंगे अभी, है ना। पहले उसको याद तो रखो, ऐसा है ना। ओके सर। मतलब अल्कली और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? यस, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ओके सर। सर मुझे एक न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड डाउट है, उसमें और टाइट्रेशन में फर्क क्या होता है? टाइट्रेशन तो एक जनरल टर्म है। टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी हो सकता है, टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन भी हो सकता है, टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी हो सकता है। तो टाइट्रेशन सॉल्युबल बेसिस के लिए होता है ना? हाँ, हम लोग को स्कूल में वही बोलता है, अल्कली के लिए होता है। टाइट्रेशन इज जनरल टर्म ना। टाइट्रेशन का मतलब है वीकर में एक रिएक्टेंट लिया हुआ है
और ब्यूरेट से दूसरा रिएक्टेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, वो टाइट्रेशन है ना। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है उसका। हाँ, अगर टाइट्रेशन मींस एक दूसरे से रिएक्शन कराना, टाइट्रेट कराना है ना। ओके सर। बेटा ये लिख के हो गया जो भी स्क्रीन पे है? सर ब्लू वाला बाकी है। यस सर। शिखर तू थोड़ा जल्दी लिखा कर। यस सर। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल सर वो कोई 57.4 होना चाहिए ना। देखिए कितना आ रहा है, 4.18 से मल्टीप्लाई करना है यार 13.7 को, है ना। सर उतना ही आता है, 57.3 के आसपास ही आएगा। एनीवे जो भी, मतलब 57.4 भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl. Yes, so HCl is one of the strong acid. Any strong base, you can say it is NaOH, and its product is, let's say it is NaCl aqueous and water. Do you think HCl के 1 मोल में 1 इक्विवेलेंस है और NaOH के भी 1 मोल में 1 इक्विवेलेंस है, तो जो भी इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा, it is nothing but its heat of neutralization only. हाँ सर. Okay, further, इस रिएक्शन को तो कोई ब्रेक करके मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या, HCl will ionize to give H plus aqueous plus let's say Cl minus aqueous, and NaOH will ionize to give let's say Na plus aqueous and it is OH minus aqueous. Yes sir. And फिर let's say इस सब combination से you can prepare this NaCl and water. In this case, enthalpy change may be delta H1. In this case, enthalpy change is delta H2. और यहाँ जो enthalpy change है, let's say delta H3. According to Hess's law of heat summation, delta H का जो value है वो delta H1 plus delta H2 plus delta H3 हो जाना चाहिए। Yes or no? हाँ सर. अच्छा, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते थे? यू नो, वेयर डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 इज, कैन वी से हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCl and NaOH respectively. यही है ना भाई, उसमें आयोनाइजेशन ही हुआ है एसिड एंड बेस का। तो हाँ, यस सर, आयोनाइज। डेल्टा H1 को हम लोग आयोनाइजेशन, डेल्टा H2 को हम लोग NaOH का आयोनाइजेशन डिफाइन कर लेते हैं। नाउ इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ HCl को अगर मैं वाटर में डालता हूं तो उसके आयोनाइज कराने के लिए कोई हीट सप्लाई करना पड़ता है या खुद से ही आयोनाइज हो जाता है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड खुद से हो जाता है ना सर? यस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड खुद से ही आयोनाइज हो जाता है। तो कैन वी से ये वाला जो टर्म है वो पक्का जीरो होगा, नेग्लिजिबल। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी ये टर्म जीरो ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। सो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देयर इज नो नीड टू सप्लाई द हीट, दे कैन आयोनाइज इटसेल्फ एंड दस उनके आयोनाइजेशन के लिए कोई हीट एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। स्ट्रॉन्ग के लिए ऑब्वियसली, वीक के लिए सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज डेल्टा H3 इज डेल्टा H रिएक्शन 4। जो थर्ड वाला रिएक्शन है वो प्रैक्टिकली बस यही हुआ है क्या, H plus aqueous will combine with OH minus aqueous and will produce H2O liquid.
Yes, sir. थर्ड वाला रिएक्शन प्रैक्टिकली बस ऐसा ही है क्या? H प्लस ने OH माइनस के साथ कंबाइन करके H2O लिक्विड बनाया है। Yes, sir. भाई NaCl का जो Na प्लस एंड Cl माइनस है वो तो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा ना, प्रैक्टिकली सेपरेटेड। Practically separated. Yes, sir. तो Na प्लस और Cl माइनस से कंबाइन करके NaCl तो बनाया नहीं है, पक्का पक्का है ना। वो तो एक्वस फेज में आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहने वाला है। तो जो प्रैक्टिकली रिएक्शन है बस वो इतना, H plus and OH minus will combine to give H2O liquid. In this case 13.7 kilocalorie per mole heat is released. So from here can we say delta H3 का जो वैल्यू है it is minus 13.7 kilocalorie. Yes, sir. तो वो चाहे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता, इंस्टेड ऑफ HCl अगर ये HNO3 होता या HI होता, तो यू थिंक थर्ड वाला रिएक्शन तो सेम ही होता हर एक में। हाँ सर। तो कैसे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जब किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ही माइनस 13.7 होगा। Yes. बढ़िया, चलो ये जो बोर्ड पे है इसको लिखो, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो उसमें। सर आपने जो लास्ट सेंटेंस रिपीट कीजिए ना। लास्ट सेंटेंस क्या है उसमें? भाई H प्लस एंड OH माइनस ने कंबाइन करके H2O लिक्विड बनाया है, उस रिएक्शन के लिए 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होता है। तो डेल्टा H3 का वैल्यू 13.7 है। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 का वैल्यू अगर 0 है और ये वाला जो वैल्यू है अगर वो 13.7 है, तो डू यू थिंक हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हर एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.7 हो जाएगा? हाँ। हमरा किसी बच्चे को डाउट है इसमें कोई? सर Na प्लस और Cl माइनस सर क्यों कंबाइन नहीं हो गए? बेटा वो वाटर में जो एक्वस फेज है उसमें तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड आयंस के फॉर्म में ही होता है बेटा, अलग अलग मतलब कंबाइन थोड़ी होते हैं आयंस उसमें। जैसे NaCl को मैं वाटर में अगर डालता हूं तो Na प्लस और Cl माइनस तो अपने आप ही अलग हो जाता है। अच्छा, ओके, वैसे तो अलग अलग फॉर्म में है ही एक्वस फेज में, मतलब यू नो एक्वस फेज में ये Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग है ही बेटा, उसमें कंबाइन नहीं हुआ है वो। ओके सर, समझा। सर वो जीरो वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? यस बेटा, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देयर इज नो नीड टू सप्लाई द हीट फॉर देयर आयोनाइजेशन, वो खुद से ही आयोनाइज हो जाता है। अच्छा ठीक है। इसलिए उसका नाम स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक होगा तो उसके लिए एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है। अभी लिख के हुआ? यस सर। ओके, तो इसके बेस पे कुछ 5 to 6 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे। सो यू नो RL1, RL क्या होता था? कुछ तो होता था, वो पॉइंट टू रिमेम्बर लिख सकते हो, रट लो वन। बहुत अच्छा। सो रट लो, बहुत अच्छा। सो रट लो वन में लिख सकते हो तुम लोग, इफ you know heat of ionization, if heat of ionization of acetic acid is suppose 8.3 plus 8.3 kilocalorie per mole, then its heat of neutralization
its heat of neutralization with NaOH should be equal to, अगर ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते तो कितना होना चाहिए था? -13.7। 13.7 बस -13.7 जो रिलीज होना चाहिए था उसमें से कितना कंज्यूम हो जाता? 8.3 8.3 तो उसमें से कंज्यूम हो जाता, तो इफेक्टिवली मेरे पास कितना बच जाता? 5.4 सो -5.4 किलो कैलोरी ही होगा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके, ये पर मोल के लिए नहीं होगा। हाँ, मतलब पर इक्विवेलेंसी है, पर मोल एसिटिक एसिड का n फैक्टर 1 है। अच्छा, समझा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ही 1 इक्विवेलेंस के लिए डिफाइंड है। ओके सर। RL1 में किसी बच्चे को कुछ परेशानी होगा तो पूछना, अदरवाइज विल डू RL2। So if you know heat of neutralization of let's say weak acids HA, HB, HC and HD with NaOH is -10.3, -11.4, -12.5 and -8.5 kilocalorie respectively. Then the order of their acidic strength, उनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, वो बताना है। तब सर HC सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। HC सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गुड। HC के बाद HB, HB के बाद और फिर HA और HD। अच्छा, ये सबको समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा ना? जितना ज्यादा नेगेटिव उतने एक्सटेंट पे न्यूट्रलाइज हुआ, वैसे होता है रिलेशनशिप। वो डोसेज बोलो। मैं बोल रहा था कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होगा। अच्छा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसी भी यस ना, जिसमें सबसे कम हीट मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जिसमें मुझे सबसे कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगा ना फिर। यस सर। और वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, है ना? ओके सर। यस और नो? यस ऐसा सर। ही सपोज लेट्स से RL3, if you know heat of ionization of oxalic acid, if heat of ionization of oxalic acid is plus 12.4 kilocalorie per mole, then heat released when its 1 mole get neutralized. 1 mole get neutralized by NaOH should be equal to.
थोड़ा सा याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना है? कुछ पता है तुम लोग को ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ये है, यस पार्थ, ये COH है ना? तो कितना है उसका बेसिसिटी या एन फैक्टर? 2 है। So if heat of ionization, yes, if heat of ionization of oxalic acid is plus 12.4 kilocalorie per mole, then heat released when its 1 mole get neutralized by NaOH. So do you think ये जो 12.4 किलो कैलोरी पर मोल है वो इसके 2 इक्विवेलेंस के लिए है? हाँ सर, अब इसके 1 इक्विवेलेंस के लिखना पड़ेगा। नहीं, हम लोग को हीट रिलीज निकालना है उसके 1 मोल के लिए ही। तो डू यू थिंक उसके 1 मोल के लिए 2 इक्विवेलेंस होंगे? यस, 2 इक्विवेलेंस में टेक्निकली कितना हीट रिलीज हो जाना चाहिए था? 2 इक्विवेलेंस के लिए हीट रिलीज हो जाना चाहिए था ट्वाइस ऑफ 13.7। अच्छा, ओके। और इसमें से कितना कंज्यूम हो जाता? 12.4। यस सर। ट्वाइस ऑफ 13.7 कैसे है बोलिए ना। तो लाइन खत्म नहीं होता, मतलब पहले डाउट पूछ लेता है। उसके 1 मोल में बेटा 2 इक्विवेलेंस है। अच्छा, अगर 1 मोल में 2 इक्विवेलेंस है, पर इक्विवेलेंस 13.7 रिलीज होता था। सो 2 इक्विवेलेंस के लिए ट्वाइस ऑफ 13.7 रिलीज होना चाहिए। हाँ सर। यस, कितना आ जाएगा सब मिला के भी? -15। मतलब इसको माइनस नहीं बोलेगा, मुझे पता है हीट रिलीज। माइनस क्यों नहीं बोलेंगे यहाँ पर? बेटा मैंने पूछा ही वो है तुझसे, हीट रिलीज कितना है। अगर मैंने एंथैल्पी चेंज पूछा होता तो नेगेटिव लिखता। हाँ, ओके सर। हाँ, कितना आएगा आंसर? तो ये मैग्नीट्यूड के जैसे है ना, कितना? हाँ, आंसर कितना है बेटा इसका? 15 प्रिसाइजली। Yes, sir. Exactly. 15 किलो कैलोरी। ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज विल बी -15, है ना? ओके सर। बेटा इन 3 RL में किसी बच्चों को कुछ डाउट? सर हाँ, अभी याद रखना पड़ेगा। एक्सप्लेन कीजिए ना RL2 का। अबे मतलब एक बार समझ लेना, बस हो गया। क्या? हाँ, क्या बोल रहा है शिखर? RL2 का एसिडिक स्ट्रेंथ। या उस टाइम नहीं पूछ सकता था, तो खो रहा था वो बच्चा बता भी रहा था एक, खुद समझ जाऊंगा तो हो जाएगा। जिसमें सबसे कम हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा भाई। हाँ, तो वो नहीं पता कर सकता किसमें सबसे कम हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ी है। अच्छा कर सकता हूँ सर। हाँ ठीक है सर। लिख के हो गए बेटा तीनों RL? यस सर। हाँ सर। ओके, RL लेट्स से 4। अच्छा, उसको भी लिटरली रटना नहीं है, वो हर डेटा चेंज हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? हाँ सर। So if let's say heat of ionization of let's say acetic acid is 5.3 kilocalorie per mole and its heat of neutralization with ये भी वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड is -11.2 sorry is minus -7.5 kilocalorie, then heat of ionization of ये जो वीक एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा वीक बेस का इसका? सर ऐड कर देंगे दोनों को। हाँ, मुझे आंसर तो बताओ फिर। 12.8. 12.8 सप्लाई करना पड़ेगा उसको आयोनाइज करने के लिए। यस सर। अच्छा,
अच्छा ये बताओ कितना रिलीज होना चाहिए था इसमें से? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते तो ये minus 13.7. minus 13.7. माइनस 13.7। यू नो 13.7 रिलीज होना चाहिए था, है ना? हाँ उसमें से रिलीज हुआ कितना बस? सर उसमें से रिलीज हुआ माइनस 5.3 किलो। मतलब उसमें से सिर्फ 7.5 ही रिलीज हुआ बस, यही है ना न्यूट्रलाइजेशन का मतलब? हाँ हाँ सर। ओके अच्छा 13.7 रिलीज होना चाहिए था, सिर्फ 7.5 रिलीज हुआ। तो डू यू थिंक बाकी सब उसके आयोनाइजेशन के लिए यूज हो गया होगा? यस ओके यस सर। जिसमें से 5.3 तो एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन के लिए यूज हुआ। तो डू यू थिंक रिमेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयोनाइजेशन के लिए यूज हुआ होगा? हाँ अच्छा यस समझा सर। कितना आ गया ये? 0.9 0.9 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। 13.7 रिलीज होना चाहिए था, सिर्फ रिलीज हुआ 7.5। उस 7.5 में से मतलब फर्दर मैंने आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बाकी का हीट बच गया कंज्यूम हुआ होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयोनाइजेशन के लिए यूज हो गया होगा। यस ओके सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर ओके Rl5 although HF hydrogen fluoride is relatively weaker acid or stronger acid? स्ट्रॉन्ग ये वीक होता है बेटा, मतलब यू नो HI सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन HBr, देन HCl, और HF रिलेटिवली वीक होता है। सो इज रिलेटिवली वीकर एसिड। Although HF hydrogen fluoride is relatively weaker acid, but its heat of neutralization with NaOH, with strong base NaOH, is minus 16.4 किलो कैलोरी। ये तो 13.7 से भी ज्यादा हो गया। हाँ सर। इसमें क्या कैच है ऐसा? सर ये है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके कारण, मतलब सर उसके कारण एक तो लेस वॉलेटाइल हो गया इसलिए रिलेटिवली वीक। नहीं तो वोलेटाइल से कोई मतलब नहीं है बेटा, उसका एक्वस फेज में तो वैसे भी सारी गैस को मैंने डिसॉल्व कर ही दिया था। ऑल्दो HCl गैस है ना रूम टेम्परेचर पे, तो उसको भी तो मैंने एक्वस फेज में डाल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बना लिया है बेटा, है ना? सो NaOH ड्यू टू यू नो exceptionally high hydration energy of fluoride ion। बड़े पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कि फ्लोराइड आयन का साइज रिलेटिवली बहुत छोटा होने वाला है, तो जैसी उसको एक्वस फेज में आएगा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसमें। हाँ सर सर तो बहुत ज्यादा, यस, जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वही न्यूट्रलाइजेशन में ऐड होके ओवरऑल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बन जाता है ना? सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्या बोला? मैं बोल रहा था कि जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ वही तो ओवरऑल जुड़ के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में फिर ज्यादा वैल्यू हो जाता है बेटा। अच्छा ओके, सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा HF के लिए याद भी रख सकते हो कि उसका ज्यादा होता है ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? ऐसा ही नेक्स्ट इज लेट्स से Rl4 सपोज, if you know heat सर RL6 लो, if heat of ionization of weak acid HX is 10
kilocalorie per mole, and in its aqueous solution it can ionize 25%, मीन्स 25% लेट से खुद से ही आयोनाइज कर जाता है ना, कोई हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही उसके लिए। ओके सर। In its aqueous solution it can ionize 25%, then its heat of neutralization with NaOH should be equal to -11.7 मतलब -13.7 प्लस क्या प्लस करना 10 4 प्लस 4 क्यों करना पड़ेगा हम लोगों को? प्लस अच्छा 10 नहीं ना सर +6 4 तो खुद से हो जाएगा ना +6 हाँ करेंगे। 4 खुद से हो जाएगा +6। हाँ हाँ सो प्लस क्या आना चाहिए 6। यस हाँ वेरी गुड। 25% मीन्स 1/4 तो खुद से ही आयोनाइज हो रहा है, बाकी 3/4 के लिए सप्लाई करना पड़ेगा, तो +8 नहीं होगा? हाँ सर +8 होना चाहिए। सॉरी नहीं 7.5 ना सर। 7.5 +7.5 आएगा बेटा। हाँ सर +7. बेटा वो 25% तो खुद से ही आयोनाइज हो जा रहा है, बाकी बस रिमेनिंग 75% के लिए ही मुझे हीट सप्लाई करने की जरूरत है ना। यस सर। अभी तक जो वीक एसिड के मैं एग्जांपल्स ले रहा था उसमें एज्यूम कर रहे थे कि भाई वो कुछ आयोनाइज हो ही नहीं रहा अपने आप से, है ना। यस सर। ओके ये लिख के हुआ है? हाँ सर। एक मिनट लास्ट नहीं वाला। सर नीचे वाला नहीं। और एक और बस और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, लेट्स से RL7। RL7 में यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि सपोज यहाँ मेरे पास 2 वीकर हैं ऐसे, इसमें 2 डिब्बे मैंने खाली किए हैं, है ना। सो सपोज इसमें से यहाँ HCl मैंने डाला है और यहाँ से मैंने NaOH डाला है, दोनों को मिक्स किया है। इट इज 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl and it is 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर NaOH। यहाँ ये पूरा मिक्स हो जाएगा। इनके मिक्स होने से हीट रिलीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर हीट रिलीज। अरे बहुत हाँ अच्छा सर। बच्चा। तो यहाँ हीट रिलीज होगा और लेट्स से राइज इन टेम्परेचर जो हुआ है वो T1 से हो गया है। तो हीट रिलीज होगा तो जो सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा नहीं? हाँ सर। सिमिलरली नाउ सपोज अभी मेरे पास ये रिलेटिवली बड़ा डिब्बा है और यहाँ भी ये ऐसा रिलेटिवली बड़ा डिब्बा है थोड़ा सा, है ना। इन दोनों डिब्बे से भी यहाँ दूसरे सॉल्यूशन में कंटेंट को मिक्स कर लिया है। यहाँ सपोज ये है मेरे पास 200 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl
और यहाँ भी है मेरे पास 200 मिलीलीटर 0.1 मोलर NaOH। यहाँ भी दोनों को मिक्स कर दिया है भाई। मिक्स करने से यहाँ भी हीट रिलीज होता, और यहाँ जो डेल्टा टी है वो सपोज T2 है। Now can you suggest me what should be the relation between T1 and T2? T2 is equal to 2T1. T2 equal to 2T1 ऐसा? नहीं सर, T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए। T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए। यस, कुछ वैसा ही आंसर है, T1 इक्वल टू T2। जैसे कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो यार। यहाँ जो हीट रिलीज्ड होगा वो Q1 है, यहाँ जो हीट रिलीज्ड होगा वो Q2 है। कौन सा ज्यादा होगा, Q1 की Q2? Do you think Q2 will be exactly twice of Q1? हाँ। तो उसमें you know डबल इक्विवेलेंस है एसिड एंड बेस के। अच्छा हाँ। Yes, sir. अच्छा, यहाँ जो टोटल कंटेंट है उसका मास M1 है, और यहाँ जो टोटल कंटेंट है उसका मास M2 है। यहाँ से फिर ऐसा भी होगा क्या, M2 विल बी ट्वाइस ऑफ M1? हाँ सर। भाई कंटेंट का मास भी तो एग्जैक्टली डबल हो गया है। हाँ हाँ सर। एंड यू नो Q शुड बी इक्वल टू M स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। हाँ सर। तो अगर ये यू नो 2 टाइम हुआ है और ये भी 2 टाइम हुआ है, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डू यू थिंक डेल्टा T विल रिमेन सेम? हाँ सर। हाँ सर। सो यहाँ से मुझे मिल जाता T1 शुड बी इक्वल टू T2। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? प्रीवियस स्लाइड पहले ये समझा तुमने? तो सर पहले कर दो। हाँ चलो, ये पहले ये समझ लो, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड भी दिखाता हूँ। ठीक है सर। जी, योजित गोयल भी ऐसा ही खेल रहा है, कभी आता है फिर जाता है। मैं काफी बच्चों को जानता हूँ। कृष्णन, कुछ डाउट है तुम्हें? नहीं सर। चलो बढ़िया, गुड। प्रतीक, प्रतीक तुम हो बेटा वहाँ? Yes. कोई डाउट नहीं है तुझे? No. ओके। प्रांशु, रुद्र? No सर, अभी तक नहीं है। बेटा पूछो ना, डाउट्स बनाने की हैबिट डालो तुम लोग, है ना। वो शिखर मुझे अच्छा बच्चा लगता है, कम से कम डाउट पूछता है भरपूर। हाँ सर, मेरा डाउट नहीं है। ऐसे RL7 लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. हाँ सर। सर एक Good. सेकंड। हो गया सर। ओके चलो, एक बच्चे को मुझे प्रीवियस स्लाइड दिखाना था, वो मैं उसको दिखाता हूँ। यस, ये था सर प्रीवियस, ये था? नो, इससे पहले यही स्लाइड था नहीं ना? नहीं सर, वो उसके बाद RL4 और 5 भी था। RL4 और RL5 भी था। ओके, वही तुमने डिलीट किया है? हाँ सर, आपने इरेज किया ना तो चला गया रहेगा। अच्छा, ये लिख के हो गया था? हाँ सर RL6 चलो, भी है ना, RL6 देखना था मुझे। चलो मैं इस बच्चे की हेल्प करता हूँ। देखो है ना, इससे पहले आएगा। अंडू करता रहता हूँ काफी देर तक, है ना। अरे कुछ हो ही नहीं रहा भाई इसमें, अब जा। अच्छा, हो रहा है सर, नीचे आ रहा है सर। हाँ आ रहा है। अरे बहुत अच्छा बच्चा है, इसका मेमोरी अच्छा है। हाँ भाई, इतना ही लिखना था बस।
हाँ आ गया सर। अच्छा, हाँ सर हो गया। हो गया, गुड। सो टिल नाउ हम लोग ने 3 हीट डिफाइन कर लिया है। वन इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, अनदर इज हीट ऑफ कंबसन, अनदर इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। नो सपोज ऐसे मैं और भी हीट डिफाइन कर सकता हूं, जैसा फोर्थ इज यू कैन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस मे बी एनी ऑफ द एल्कीन, this may be alkene. When alkene treated with hydrogen, do you think ये कुछ ऐसा alkane बन जाएगा? हाँ सर। और ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं? हाँ सर, पढ़ा है। अच्छा, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? एक्सो होता है। कुछ ऐसा समझ सकते हो, देखो देखो ऐसा समझ सकते हो, हम लोगों को पाई बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ पाई बॉन्ड डू यू थिंक यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे? हाँ सर। यस सर। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, मींस कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, एंड सिग्मा बॉन्ड बनते समय ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगा। यस सर। सो इन दिस केस कैन वी से डेल्टा एच, ये जो हाइड्रोजनेशन है इसका, नेगेटिव वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? होना चाहिए। नेगेटिव होगा। सो यूजुअली ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू है, इट इज फाउंड टू बी -120, है ना, -120 किलो जूल पर मोल। सो एक पाई बॉन्ड से 120 हीट रिलीज हो जाता है। तो समहाउ सपोज देखो, अगर ये ऐसा होता भाई, मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है एंड 2H2, और अगर ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता, कैन यू सजेस्ट मी, अब यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा? 240 कैन वी से -240 किलो जूल हो जाएगा? सर ट्वाइस। हाँ भाई, एक पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए अगर 120 रिलीज हो रहा था, तो 2 पाई बॉन्ड को 2 मतलब सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए 240 रिलीज हो जाएगा। अच्छा ओके, वैसे समझा। यस, SI3 के लिए कितना हो जाएगा भाई? 360 हो जाना से चाहिए। मल्टीप्लाई। हाँ सर। ठीक है। यस बच्चे, ऐसा लिख के हो गया है। सर वो लास्ट वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करेंगे, वो समझा मैं नहीं सिर्फ ये बता रहा था बेटा कि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और उसको सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 120 हीट रिलीज होता है। सर तो एक 2 पाई बॉन्ड्स के लिए 240 हो जाएगा भाई। और 3 के लिए 360। अरे बहुत अच्छा बच्चा, मल्टीप्लिकेशन आता है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ वन, लेट्स से हीट ऑफ, सर वो लिखनी थी। एटोमाइजेशन। ओके, तुम्हें सर लास्ट वाला पीछे लिखना जाओ ना था। 1 मिनट। सर मेरा लिख के हो गया। ओके, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल ऑफ एटम्स को बनाने के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, या कितना एंथैल्पी चेंज होगा, है ना। सो यू नो इट इज enthalpy change during formation of 1 mole of atoms. It is enthalpy change during formation of 1 mole of atoms, है ना। दूसरा निकालेगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। Heat of atomization is
इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, है ना। 1 मोल ऑफ एटम्स बनाने के लिए कितना हीट हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्लियर? अभी ऐसा लिख के हुआ? यस सर। हाँ सर हो गए। हाँ सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज अगर मेरे पास ये फॉस्फोरस है, इट इज अनदर फॉस्फोरस हेयर, या मैं सिंपली अगर पहले हाइड्रोजन से बात करता हूँ, सो हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग टू, यस अथर्वा बेटा तुम लीव कर सकते हो, अब मैं कुछ सिग्निफिकेंट चीज नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। सो हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग टू 2H. So in this reaction, can we say heat of atomization of hydrogen, let's say उसके 1 mole के लिए should be equal to half of bond energy of H2. Yes sir. But 1 mole of H के लिए, है ना। Similarly, suppose if it is P4 मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा आइडिया है कि P4 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, P4 को अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे पास 4 फॉस्फोरस एटम बन जाते। सो इन दिस केस हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस शुड बी इक्वल टू, कितने टाइम्स आ जाएगा ये, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीपी बॉन्ड का कितने टाइम्स आएगा? 4 सर 1/4 1/4 1/4 मुझे ये बताओ कितने पीपी बॉन्ड्स हैं P4 में? 6 1/6 सर। सो अच्छा 6 बॉन्ड ब्रेक करने से मेरे पास 4P बनेंगे, तो 1P के लिए 6/4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ। So should be 6/4 and bond energy of PP, है ना। सर 6p क्यों नहीं बनता? अबे 4 फॉस्फोरस है तो 4 ही P बनेगा। अच्छा हाँ यस सर, ऐसा ना करो यार। हाँ P4 पॉइंट काउंट करते करते कंफ्यूज हो गया था। बड़े हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी समझ लिया तुम लोगों ने कि नहीं? सर और एक एग्जांपल दो ना। हाँ सर। ओके चलो ऐसा ले लेते हैं, इफ S8 will convert into 8 सल्फर, ऐसा बनता है? हाँ। So heat of atomization of sulfur, S8 में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड्स होंगे? सर एसिड में S8 का स्ट्रक्चर यही है ना शायद, ग्राउंड शॉट W है ना। होना चाहिए ना वैसे तो इसमें 80 बॉन्ड्स हैं क्या? 80 बॉन्ड्स हैं। तो 80 बॉन्ड्स है, उससे 8 सल्फर मिल जाएगा, तो शुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर, सल्फर आ जाएगा, सिंपल सा है बस। यस ओके सर। अभी हो गया यार, ये सब आसान है, लिख के हुआ इतना। यस सर। ओके नेक्स्ट इज 6th, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब काफी पहले से सुनते आ रहे हो तुम लोग, है ना। यस सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ it is enthalpy change during ionization of
1 mole of atoms. सर आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑब्वियसली गैसियस एटम आइसोलेटेड ही होगा बेटा. हाँ. So 1 mole of atoms in gaseous phase. Yes or no? और इसको मैं Yes. ऐसा डिफाइन कर सकते थे, लेट्स से m gas will convert into m plus gas by removal of electron. So how much energy you have to supply per mole, है ना? Yes, Okay, sir. अच्छा, यहाँ दो टर्म है. एक टर्म है लेट्स से डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन, जो ये है, और एक टर्म है लेट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी. दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? सर पहली बार डिफरेंस क्या है पता Equal in नहीं. magnitude, opposite in sign. क्या बात कर रहा? दोनों ही हीट सप्लाई हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये तो कंफर्म है. सर सर पर दोनों में डिफरेंस क्या है बट पहली बात तो. हाँ, अरे वाह, मेरा ही क्वेश्चन मुझसे पूछ ले तू. सो डेल्टा H आयोनाइजेशन, कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करना बेटा. देखो, ये संको ज्योति एक बच्चा है या बच्ची है, उसने मुझसे पूछा है कि भाई ये एंथैल्पी चेंज ही क्या होता है ना. बेटा एंथैल्पी चेंज हम लोग लास्ट क्लास में सीखते आ रहे हैं कि जो एंथैल्पी है, मैं तुम लोग को ग्रुप पे एक मैसेज डालता हूँ, एंथैल्पी क्या होता है उसको लेके. H is U plus PV का मीनिंग क्या है? रुको एक मिनट, है ना. रेड हाउस ये रहा. सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स है ना. बोलो. सर वो ही. तो एंथैल्पी का मीनिंग क्या है, मैंने ब्लू हाउस पे व्हाट्सएप पे एक इमेज डाला है, बाद में देख लेना तुम लोग, है ना. सर नहीं, पहले एक चैप्टर में अभी पढ़ा था वो वाला डेफिनेशन, तो पूछा मैंने. हाँ बेटा, वही डेफिनेशन यहाँ भी है, बस थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना. ये डिफाइंड होता है एट गिवन टेम्परेचर T, और ये जो डिफाइंड है एट 0 केल्विन टेम्परेचर. सो दोनों का मीनिंग एक ही है. कितना एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा 1 मोल ऑफ एटम्स को आयोनाइज करने के लिए. बट एक 0 केल्विन टेम्परेचर पे है और एक गिवन टेम्परेचर पे है ना. किरचॉफ इक्वेशन याद है तुम लोगों को? H2 minus H1 divided by. Yes, Kirchhoff equation. So can we say delta H at T Kelvin minus या equal to delta H at 0 Kelvin should be let's say plus integral 0 से लेके T delta Cp dt. ऐसा होगा कि नहीं? यही है किरचॉफ. Yes, sir. Yes, sir. किरचॉफ इक्वेशन. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा Cp कितना आएगा वो बता सकते हो क्या? कैन वी से M गैस को मोनो एटॉमिक आइडियल गैस ले सकता हूं मैं? एक ही एटम है ना. अच्छा ओके. हाँ सर. और M प्लस गैस को भी मैं मोनो एटॉमिक ले सकता हूं, एक ही पार्टिकल है वहां. हाँ सर. और इलेक्ट्रॉन को भी गैसियस में मैं मोनो एटॉमिक ले सकता हूं, एक ही पार्टिकल है वहां. यस सर. तो कैन वी से ये आ जाता 5/2r प्लस 5/2r माइनस 5/2r मोनो एटॉमिक के CPs. यस सर. यस सर. ये डेल्टा Cp 5/2r आ जाएगा कि नहीं? यस सर. Yes sir. अब जल्दी से मुझे ये रिलेशन तुम लोग पूरा करके बता दो. इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? जल्दी से बताओ. डेल्टा Cp की जगह 5/2r पुट कर दो. प्लस 5/2 RT.
Minus. 5/2 RT, ये रिलेशन आ जाएगा बेटा इसमें, है ना? अच्छा, फॉर्चुनेटली जो पीरियोडिक ट्रेंड्स आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा, डू यू थिंक वही पीरियोडिक ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी होगा? यस सर। और अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग सेम भी ले लेते हैं, है ना? समझा? सर But- वो सर यस नॉर्थ पॉइंट का एग्जाम है तो हम निकल सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल लीव कर सकते हो, है ना? तो जो नॉर्थ पॉइंट वाले बच्चों का 9:15 पे एग्जाम है वो लीव कर सकते हो चाहो तो, अब जाए ना। बेटा थैंक यू ये, हाँ यस, ये लिखे हुआ है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके मिलता जुलता ही एक टर्म था, यू नो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाट इज द लास्ट टर्म? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना ये। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी बेटा मुझसे भी पूछना क्लास में, बट ये होता था डेल्टा एच इजी, हम लोग EG. डिफाइन कर सकते हैं उसको, है ना? यस हाँ और नो? सर। अच्छा, यस सर। इसकी डेफिनेशन में भी क्या होता था? इट इज, यू नो, एंथैल्पी चेंज. It is enthalpy change when, you know, one mole of gaseous atoms, आइसोलेटेड गैसियस एटम, हाँ, gain electron, है ना? Yes? यस सर। और corresponding Yes. हम लोग लिख पाते m gaseous can gain electron एंड बिकम n and माइनस convert into m minus gaseous, है ना? यस। अच्छा, यहाँ भी इन दो टर्म में क्या रिलेशन था भी? डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन, और एक टर्म था यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या रिलेशन था दोनों में? सर वो पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही। नहीं। अच्छा, एक तो amount के ये लिए। समझने का है कि यहाँ माइनस साइन था पहले तो, है ना? हाँ हाँ। भाई माइनस साइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हीट रिलीज्ड है, और ये जो डेल्टा एच इजी है कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज है ना? यस सर। अगेन ये जो डिफाइंड है एट T केल्विन, और ये जो डिफाइन है एट 0 केल्विन। अब जल्दी से मुझे बता दो, एक और टर्म आना चाहिए यहाँ, क्या आएगा? 5/2 RT 5/2 RT। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस। इस बार माइनस आएगा, ये -5/2 RT, क्योंकि इस रिएक्शन का अब जो डेल्टा Cp है इट इज -5/2 R है ना? बेटा अब मेरे पास रिएक्टेंट में 2 गैस के मोल्स हैं और प्रोडक्ट में मेरे पास एक ही गैस का मोल है, बस समझा? सो तो दोनों का एक-एक मोल। कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज पे ये चेंज होती रहेगी क्या वैल्यू? किससे बेटा? मतलब ना, कि EA2 के लिए भी हर एक बार एक ही इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा ये भाई। हर बार सक्सेसिव के लिए मैं अगर EA2 डिफाइन करूं, EA3 डिफाइन करूं, तो हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो। हाँ सर, बट सेकंड से वो पॉजिटिव होना चालू हो जाता है ना, वैसे बोल रहा सेकंड के लिए वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, तो डेल्टा एच इजी नेगेटिव हो जाता था, ऐसे करके, है ना? अच्छा सर बाद में तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो बता, ये कहीं एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं ये रिलेशन? वो चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो अब तक जहां ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? सर एनसीईआरटी खोले तो ना। अच्छा, ये वाली परेशानी है तुम्हारी लाइफ की। एनसीईआरटी नहीं है। हाँ सर, एनसीईआरटी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में है बेटा ये एनसीईआरटी में ये रिलेशन, है ना?
डेल्टा सर, एच ई जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT है ना। सर ये रिलेशन समझ में आ गया, पर एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप फिर से बोल सकते हैं मीनिंग? कितना एंथैल्पी चेंज होगा जब 1 मोल ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा ठीक है सर। तो भाई ऐसे ही हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल उस सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए। ऐसा ही हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन डिफाइन कर सकते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को सबलाइम करने के लिए। ऐसा ही हम लोग मतलब जो प्रोसेस हो रहा है उसके 1 मोल के लिए हम लोग एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। इन सब के एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी थोड़ी छोटी थियरी पढ़ सकते हैं, आसान सा है ना। सो नेक्स्ट इज बोर्न-हैबर साइकिल। इसका एक क्वेश्चन इसमें आया था, बॉन्डिंग या पीरियोडिक। यस, बोर्न-हैबर मॉड्यूल में साइकिल दिया। फॉर आयोनिक कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए बोर्न-हैबर साइकिल। कोई आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल बेटा आसान सा? NaCl। NaCl। सो NaCl तो आसान है, सही में आसान है। सो NaCl के डू यू थिंक मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो सोडियम है एंड क्लोरीन है। So it is sodium and it is chlorine gas. It will convert into NaCl solid. Yes or no? Yes sir. अच्छा, यहाँ जो हीट एक्सचेंज होगा कैन वी से ये डेल्टा HF ऑफ NaCl है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब चाहते तो इस रिएक्शन को ब्रेक करके हम लोग कुछ ऐसा लिख लें यहाँ कि फर्स्ट लेट्स से सोडियम can convert into sodium gas and Cl2 can convert into Cl gas. Further, these respectively get converted into Na plus gaseous और ये convert हो सकता था Cl minus gaseous में। फिर ये सब कंबाइन होकर डू थिंक NaCl सॉलिड बना सकते थे ऐसा? यहाँ जो हीट एक्सचेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, इसको मैं डेल्टा H3 लिख सकता हूँ, यहाँ डेल्टा H4 और यहाँ मैं डेल्टा H5। कैन वी से अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन डेल्टा HF का जो वैल्यू है इट शुड बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H3 it is delta H4 and delta H5 Yes, where delta H1 can be defined as, let's say, heat of sublimation of sodium। सॉलिड से गैस बनाना है ना। फिर H3 Can we say delta H3 is nothing but simply बस मैं इसको ऐसा लिखूं। आयनाइजेशन। देखो अगर कोई टेम्परेचर नहीं गिवन है तो 5/2 RT लेने की मुझे जरूरत भी नहीं है, ये IE1 में लिख लूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यस सर। डेल्टा H2 will be nothing but can we say it is half of bond energy of Cl2। यस। डेल्टा H4 को मैं सिंपली ऐसा लिख लूं माइनस माइनस ऑफ EA ऑफ Cl ऑब्वियसली है ना। एंड डेल्टा H5 डू यू थिंक इट इज नथिंग बट लैटिस एनर्जी और ऑब्वियसली ये एनर्जी रिलीज्ड होगा, तो मैं चाहता तो नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी भी लिख सकता हूँ, है ना। Now in typical question of Born-Haber cycle, out of these 6 different parameters which is given, कोई भी 5 will be given to you and you have to find out the 6th one। Okay sir। जैसा एक क्वेश्चन अभी कर भी लेंगे हम लोग इसके बेस पे, ये जल्दी से लिख डालो ऐसा पहले।
ब्रज ये बोर्ड पे क्या खेल रहा है भाई तू थोड़ा थोड़ा? सर वो गलती से पेन दब जाता है। अच्छा हमने लिख के हो गया सब? नहीं सर। हो गया। ओके ठीक है, देखो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, तुम लोग का स्क्रीन शेयर हुआ है बेटा? हाँ सर। ओके सो ये मॉड्यूल 3 है और इसका कुछ फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में यार देखो, जैसा ये वाला क्वेश्चन है ना 55, द बोन हैवर्ड साइकिल फॉर रुबिडियम RbCl। कुछ कहानी गिवन है कि रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम और क्लोरीन जब कंबाइन करते तो सीधे ही रुबिडियम क्लोराइड बन जाएगा, या रुबिडियम को पहले रुबिडियम गैस बनाएंगे, उसको आयोनाइज करेंगे, Cl2 को पहले Cl बनाएंगे, उसको आयोनाइज करेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से RbCl बन जाएगा। और मुझे X का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, लेट्स से, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, है ना। हाँ सर। तो डू थिंक -105 शुड बी इक्वल टू 20.5 प्लस 28.75 प्लस 96 प्लस डेल्टा HEG शुड बी इक्वल टू -59.5, है ना। या मतलब ये सबको ऐड कर दो ना बेटा, इन सब टर्म को बस। यस सर। जैसा इस टर्म को, इस टर्म को, इसको, इसको और इसको, इन सबको ऐड करने से मेरे पास -105 आना चाहिए, है ना। यस और बस उसमें X का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा जो -90.7 किलो कैलोरी आ जाएगा, है ना। अनफॉर्चुनेटली पीछे आंसर किलो कैलोरी में ही दिया है, किलो जूल्स में नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, हाँ सर। बस उसका आंसर आ जाता है ऐसा -90.7, है ना। यस सर। नाउ एज पर होमवर्क इज कंसर्न, तुम लोग के पास सिग्निफिकेंट होमवर्क है यार, है ना। मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप किया भी है कहाँ तक होमवर्क करना है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 72 करना है तुम लोगों को, मैंने व्हाट्सएप पे भी किया हुआ है। अप टू क्वेश्चन नंबर 72 फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का यहाँ तक करना है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45 से, क्वेश्चन नंबर 45 से यहाँ से, है ना, 45 से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये भी करने हैं, अप टू 72 तक करना है तुम लोग, है ना। मतलब आसान है, मतलब जल्दी कर भी लोगे, है ना। इतना ही है। हाँ उतना ही होगा। हाँ सर। और ज्यादा करना है? नहीं 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 सर, नहीं इतना भी मुश्किल से होता ठीक है है इतना। तुम लोग थैंक यू सर। चाहो तो सब्जेक्टिव भी कर सकते हो। नहीं सर। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम ही नहीं मिलता सर, हम लोग को 15 सम भी नहीं करने मिलते। अच्छा, और यशमीत, ये भाई क्या प्रोफाइल फोटो लगा के रखा है तूने? हाँ सर।
डोनाल्ड ट्रम्प बेचारे तो जान ले ली उसकी। Okay, so